गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, केम छो। चलिए शुरू करते हैं। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैसा कि पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, हमने बाकायदे चर्चा की आपसे कि जैव विविधता कहते किसे हैं, किसने सबसे पहले इसके शब्द का प्रयोग किया। समझ पा रहे हैं? किसने जैव विविधता शब्द दिया, है ना। जैविक विविधता से किसने जैव विविधता शब्द का वर्णन किया। ये सारी चीज़ें पिछली क्लास में क्लियर की गई। और पिछली क्लास का लास्ट टॉपिक देखिए, आपको क्या बताया गया था। हमने कहा था कि विश्व स्तर पर जो जैव विविधता है इसे 4 क्षेत्रों में बांटा गया। विश्व स्तर पर हमने बताया था आपसे जैव विविधता को 4 क्षेत्रों में बांटा गया। पहला क्षेत्र था अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र, अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र। समझ में आ रही बात। दूसरा बताया गया था आपसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र। तीसरा आपको बताया गया था कम जैव विविधता वाले क्षेत्र। चौथा आपको बताया गया था कि निम्न जैव विविधता वाले क्षेत्र। और इसमें जो हमने पहला टॉपिक आपसे बताया था, ये 4 क्षेत्र होते हैं। विश्व स्तर पर जैव विविधता को मुख्यतः 4 क्षेत्रों में बांटा गया, जो आपके सामने है। अगली बात की जाए, देखिए यहाँ पर हमने पहले की चर्चा शुरू की थी। आशा करते हैं कि पिछला वीडियो देखकर सब लोग नोट कर चुके होंगे। तो पहली चर्चा हमने शुरू की थी अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र। अब इसके बारे में देखिए हमने क्या क्या बताया था। हमने कहा था कि कौन कौन से क्षेत्र होंगे इसमें। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, बातें समझ पा रहे हैं। दूसरा हमने बताया था आपसे प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र। और तीसरा कौन सा बताया था भैया हमने, आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र आपको बताए गए थे अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र। अब इसमें देखिए, जैसे भारत का सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलन से निर्मित हुआ है, वहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय। हमको मुख्यतः चर्चा किसकी करनी थी भैया, प्रवाल भित्तियों। किसकी करनी थी, प्रवाल भित्तियों की। प्रवाल भित्ति देखिए हमने बताया था भैया कि एक कीट होता है, इसको प्रवाल या मूंगा कीट भी कहते हैं। ये चीज़ें आपको बताई गई थी। अब इसमें से थोड़ी चीज़ें हमको और जाननी है। लगभग 109 देशों में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। कितने देशों में भैया, लगभग 109 देशों में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 93 देशों में ये प्रवाल भित्तियाँ विलुप्ति के कगार पर हैं। किस कगार पर हैं, विलुप्ति के कगार पर हैं। बातें समझ में आ रही। 109 देशों में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, लेकिन मानवीय क्रियाओं के कारण अर्थात जल प्रदूषण या अन्य प्रदूषण के कारण 93 देशों की भित्तियाँ क्या हैं भैया, विलुप्ति के कगार पर हैं। इतनी बात समझ में आई। अब पर्यावरण नीति 2006, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के अनुसार ना भारत में जो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति बनाई गई, कौन सी, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 कब लाई गई थी, 2006 में। अब इसके अनुसार भैया लक्षद्वीप की चर्चा की गई, क्योंकि लक्षद्वीप कैसा द्वीप है, प्रवाल द्वीप है। समझ पा रहे हैं। आगे बात की जाए तो प्रवाल भित्तियों की या प्रवाल कीटों की 845 प्रजातियां पृथ्वी पर मौजूद हैं।
कितनी प्रजातियां? 845 प्रजातियां पृथ्वी पर मौजूद हैं, जिनमें से 141 के बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं है। तो हमने कहा कि अगर पूछा जाए कि वर्तमान में प्रवाल कीटों की कितनी प्रजातियां मौजूद हैं पृथ्वी पर, 845 प्रजातियां मौजूद हैं पृथ्वी पर प्रवाल कीटों की, जिनमें से 141 कितने की भैया? जिनमें से 141 की जानकारी नहीं है। 141 की जानकारी नहीं है, मतलब 141 प्रजातियां ऐसी हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकी है अभी तक। इतनी बातें समझ में आ गई। अब 704 प्रजातियों में से अब बची कितनी? 704 बचेंगी ना। 845 में से 141 माइनस कर देंगे, बचेंगे कितनी भैया? 704। अब इन 704 प्रजातियों में से 328 प्रजातियां कितनी भैया? 328 प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर। किस कगार पर हैं? विलुप्ति के कगार पर हैं। ये सारा आंकड़ा दे कौन रहा है? अभी जितने आंकड़े हम आपको बता रहे हैं भैया, ये दे कौन रहा? सारा आंकड़ा ये दे रहा भैया IUCN। कौन दे रहा है? IUCN, जिसकी चर्चा अगली क्लास में हम करेंगे। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बातें समझ में आ रही? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर संस्था के द्वारा ये आंकड़े दिए गए। फिर से देखिए, हमने कहा कि 109 देशों में प्रवाल भित्तियां हैं, जिनमें से 93 देशों में स्थित प्रवाल भित्तियां विलुप्ति के कगार पर हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति भारत द्वारा लाई गई 2006 में, और उसने लक्षद्वीप की चर्चा की। वर्तमान में 845 प्रजातियां मौजूद हैं किसकी? मूंगा कीट की, जिनमें से 141 की जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकी है। बचे कितने? 704। 704 में से 328 प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। ये जानकारी किसने दी? IUCN नामक संस्था ने। इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक। अब अगली बात करते हैं आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि का मतलब क्या होता है? जहां पर जल स्थल के मध्य का भाग क्या कहलाता है? आर्द्र भूमि वाला भाग कहलाता है। देखिए, आर्द्र भूमि क्या होता है भैया? हमने कहा जल एवं स्थल, जल एवं स्थल के मध्य का भाग क्या कहलाता है भैया? आर्द्र भूमि कहलाता है, नम भूमि कहलाता है। बातें समझ में आ रही? नम भूमि वाला क्षेत्र अगर पूछा जाए कि भारत में नम भूमि के वन सर्वाधिक किस राज्य में मिलते हैं भैया, तो कहाँ मिलेंगे? गुजरात राज्य में। कहाँ मिलते हैं? गुजरात राज्य में। चीज़ों को समझते चलिएगा और साथ में नोट भी करते चलिएगा, ठीक है? चीज़ों को समझते भी चलिएगा, नोट भी करते चलिएगा। तो ये रही भैया आर्द्र भूमियाँ, ठीक है? अब जैसे भारत का भी एक कच्छ का दलदल हो गया, भारत का कच्छ का दलदल हो गया, जो सुंदरवन डेल्टा हो गया, ये सब कैसी भूमियाँ हैं? वही तो हैं, आर्द्र भूमियाँ ही तो हैं। कौन सा हमने बताया? कच्छ का डेल्टा हो गया, जो कच्छ है वो, और कौन सा? सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। ये सब क्या होते हैं भैया? आर्द्र भूमियाँ। फिर से देखिए, हमने कहा भारत की बात की जाए तो गुजरात आर्द्र भूमियों से संबंधित सबसे बड़ा राज्य है वन के मामले में। कच्छ ये भी आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र है। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में विस्तृत है, ये भी कैसा है? आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र है, जहाँ पर कैसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? जहाँ पर मैंग्रोव प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। कैसे रहते हैं भैया? हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनको सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भैया? सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। बातें समझ में आ गई इतनी? चलिए नोट कर लीजिएगा। नोट करिएगा भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कौन सा भैया? अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र। पहला तो आपने जाना कौन सा? अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र। दूसरा कौन सा भैया? अधिक जैव
विविधता वाले क्षेत्र। तो अत्यधिक में आप 3 चीज़ें याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय, प्रवाल भित्तियों वाले क्षेत्र, और कौन से भैया, आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र। अगर पूछा जाए कि जलीय जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, प्रवाल भित्तियों पर। कहाँ मिलेगी, प्रवाल भित्तियों पर। जलीय जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो प्रवाल भित्तियों पर। अगर पूछा जाए कि पूरे विश्व में सर्वाधिक जलीय जैव विविधता वाला स्थान कौन सा है, तो बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा भी है, वही कोरल रीफ वाला क्षेत्र जो है ना। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा क्षेत्र होता है किसका, जलीय जैव विविधता का, क्योंकि वहीं पर सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ है। तो दूसरा देखिए हमने क्या बताया भैया, दूसरा पॉइंट कौन सा है, अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र ना। तो पहला था अत्यधिक, दूसरा कौन सा भैया, अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र। मामला सही है सर, चलिए अच्छी बात है। तो हमने कहा अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन कौन से होंगे भैया, इसको देखते चलिएगा। तो जलवायु तथा भू प्राकृतिक बनावट की जो उत्कृष्टतम कारण होता है, वहीं पर इनकी विविधता होती है। अब जैसे भी इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, पश्चिमी यूरोप, मानसूनी प्रदेश, घास के मैदान, इसके अंतर्गत क्या आएगा भैया, हमने कहा इसके अंतर्गत हमको सिर्फ यही याद रखना है, पश्चिमी यूरोप आएगा, मानसूनी प्रदेश आएगा, मानसूनी प्रदेश, और कौन सा आएगा भैया, घास के मैदान। बात समझ पा रहे हैं। मानसूनी प्रदेश में मुख्यतः हमको क्या याद रखना भैया, भारत कैसा प्रदेश है, मानसूनी प्रदेश है भारत, ठीक है। अब पूछा जाए पश्चिमी यूरोप की जलवायु कैसी होती है, तो शीतोष्ण महासागरीय। पश्चिमी यूरोप की जलवायु कैसी होती है भैया, शीतोष्ण महासागरीय। बातें समझ में आ रही हैं। और इस महासागरीय जो जलवायु होती है, यहाँ पर वन कैसे पाए जाते हैं, पर्णपाती वृक्ष एवं कोणधारी वन पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं भैया, पर्णपाती वृक्ष वन कैसे होंगे, एवं वन यहाँ कैसे मिलते हैं भैया, कोणधारी वन मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, कोणधारी वन मिलते हैं। बातें समझ पा रहे। कोणधारी वन मतलब क्या होता है भैया, ऐसे वन जिनकी पत्तियाँ कैसी नुकीली होती हैं, जिनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, नुकीली होती हैं, ठीक है। इसको नोट करेंगे। अब यहाँ के प्रमुख वृक्ष की बात कर ली जाए तो चीड़, फर, वालनट, ये सब क्या होते हैं भैया, यहाँ के प्रमुख वृक्ष होते हैं। कौन कौन से हमने बताया, चीड़, फर, वालनट, ये सब यहाँ के प्रमुख वृक्ष होते हैं, ठीक है। और कई वृक्ष जैसे मैपुल, एल्स, चेस्टनट, ओक, ये सब भी होते हैं, ठीक है। तो पश्चिमी यूरोप हमने कहा शीतोष्ण महासागरीय जलवायु यहाँ मिलती है। वृक्ष कैसे मिलेंगे, पर्णपाती। वन कैसे मिलेंगे भैया, कोणधारी वन यहाँ पर पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। घास के मैदान की बात की जाए भैया, तो घास के मैदान में जैसे प्रेरी घास का मैदान, स्टेपी घास का मैदान, बेल्ट घास का मैदान, ये सब आएंगे। प्रेरी, स्टेपी, विल्ड, पंपास, ये सब घास के मैदान हैं। यहाँ पर कैसी कौन सी विविधता वाला क्षेत्र मिलता है, अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट आता भैया भारत की, तो देखिए भारत का स्पष्ट है, मानसूनी प्रदेश क्लियर है यहाँ का, यहाँ को तो बताने नहीं है। अगला देखिए एक नोट करके हमको लिखना पड़ेगा भैया कि उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो सारगासो सागर है, वहाँ पर कैसी विविधता पाई जाती है, अधिक वाला पाया जाता है। कैसे मिलेगा भैया, अधिक वाला। तो यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन हमको पता चला। अगर पूछा जाए कि सारगासो सागर कहाँ पर है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो हमने कहा भैया उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में
कौन सा सागर भैया? सारगासो, सारगासो सागर है, समझ पा रहे हैं, जिसमें कैसी जैव विविधता पाई जाती है? अधिक। दूसरे स्टेप का जो है, दूसरे स्तर का जो है वही जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सारगासो सागर में पाई जाती है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है कम जैव विविधता वाला क्षेत्र ना, कम जैव विविधता वाला क्षेत्र। इसको नोट करिएगा और तीसरी रीडिंग डालिएगा भैया, कम जैव विविधता वाले क्षेत्र। जल्दी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भैया कम में कौन आएगा? कम में उपध्रुवीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्र आता है। कौन कौन से क्षेत्र आता है भैया? जो कम जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं उनमें कौन आते हैं? उपध्रुवीय, मतलब जो ध्रुव है ना, दोनों पोल्स जो है ना भैया, नॉर्थ और साउथ, उन्हीं के थोड़ा सा नीचे, तो उपध्रुवीय क्षेत्र आता है। और कौन से क्षेत्र आता है भैया? मरुस्थलीय क्षेत्र किस में आएगा? कम जैव विविधता वाले क्षेत्र में। तो 2 पॉइंट हमको यहां से याद रखना है। देखिए क्या क्या याद रखना है भैया हमको यहां से। हमने कहा कि उपध्रुवीय क्षेत्र, उपध्रुवीय क्षेत्र, और कौन सा भैया? मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। क्लियर हुआ? बस हमको 2 ही चीजें याद रखनी है। और किसी भी देश में, किसी भी महाद्वीप में सर्वाधिक मरुस्थलों का विकास किधर हुआ भैया? पश्चिम की तरफ। किधर हुआ है? अगर हमसे पूछा जाए कि सर्वाधिक मरुस्थलों का विकास किस तरफ हुआ है, तो क्या बताएंगे भैया? पश्चिम की तरफ हुआ है। बातें समझ में आई इतनी? चलिए तीसरा कौन सा भैया? निम्न जैव विविधता वाले क्षेत्र। लास्ट पॉइंट चौथा। तीसरा तो कम था, चौथा क्या भैया? निम्न जैव विविधता वाले क्षेत्र। अब इसमें क्या क्या आएगा भैया? उत्तरी तथा दक्षिणी जो ध्रुवीय क्षेत्र है ना भैया, उत्तरी तथा दक्षिणी जो ध्रुवीय क्षेत्र है, जो पूरा हिमाच्छादित क्षेत्र है, वो किस में आएगा? निम्न जैव विविधता वाले क्षेत्र में आएगा। क्या क्या बताया भैया हमने? जो नॉर्थ और साउथ पोल दोनों है ना, जो पूरी तरह से किससे ढके हुए हैं? बर्फ से, वही किस में आएंगे? निम्न में। देखिए हमने क्या क्या बताया? दोनों पोल्स जो हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों किस में आएंगे भैया? निम्न जैव विविधता वाले क्षेत्र में आएंगे। ये दोनों किससे ढके हुए हैं? पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए हैं। बात समझ पा रहे हैं? वो क्षेत्र किस में आएंगे? निम्न जैव विविधता वाले क्षेत्र में आएंगे। अर्थात यहां पर अगर थोड़ा सा आप समझें तो 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे है ना, ये नॉर्थ पोल हमारा होता है। ये कौन सा भैया? साउथ पोल होता है। ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री 90 डिग्री। ये पूरा किससे ढका हुआ भैया? बर्फ से ढका हुआ है। यहीं पर कैसी विविधता पाई जाती है? निम्न जैव विविधता पाई जाती है। ये चारों पॉइंट समझ में आ गया भैया? चलिए अब बात करते हैं भारतीय जैव विविधता। किसकी बात करते हैं भैया? थोड़ी सी और चर्चा कर ली जाए भारतीय जैव विविधता की। अब इसको समझने के लिए देखिएगा, इसको इरेज कर दिया जाए। अब यहां से जितनी चर्चा अभी करने चल रहे हैं, जितना हमने अभी किया, ये तो इम्पोर्टेंट था ही, लेकिन अब जितना बताने चल रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम या सभी एग्जाम्स के लिए। बातें समझ पा रहे हैं? अब जैव विविधता के लिए शर्तें क्या क्या होती हैं भैया? जैव विविधता के लिए शर्तें क्या क्या होती हैं? तो 2 शर्तें मुख्यतः आवश्यक होती हैं। कौन कौन सी भैया? 2 शर्तें इसके लिए आवश्यक हैं। एक तो अत्यधिक वर्षा, एक अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान। अत्यधिक वर्षा पहला कारक जिम्मेदार होता है, और दूसरा कौन सा भैया? उच्च तापमान। अगर ये दोनों मेंटेन है,
ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों सही तरीके से काम कर रहे हैं भैया, तो वहाँ पर जैव विविधता क्या होगी, सर्वाधिक पाई जाएगी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि जैव विविधता के लिए कितनी मुख्य शर्तों की आवश्यकता होती है, तो 2, एक अत्यधिक वर्षा और दूसरा उच्च तापमान। अब अगला आता है सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र। अगला कौन सा आता है भैया, सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र। तो आइए जानते हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं कौन से। सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र, सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र देखिए कौन कौन से भैया। तो अभी हमने बताया कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, कौन सा भैया, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है। और जैसे ही हम विषुवत रेखा से पोल्स की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, ध्रुवों की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, वैसे वैसे जो जैव विविधता है वो कम होती जाती है। देखिएगा, इसको फिगर के द्वारा समझेंगे हम। ये 0 अंश अक्षांश, 0 अंश अक्षांश, इसके 23.5 अंश उत्तर की तरफ, 23.5 अंश दक्षिण की तरफ, 23.5 अंश उत्तर की तरफ, 23.5 अंश दक्षिण की तरफ। बात समझ पा रहे हैं। अब इसमें देखिए होगा क्या भैया, यहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ पर जैव विविधता क्या होगी, सर्वाधिक, क्या होगी, सर्वाधिक होगी। लेकिन हमने कहा कि जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे पोल्स की तरफ, 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे जैव विविधता क्या होती भैया, कम होती जाती है। कैसी होगी, कम होती जाती है। वही क्रिया नीचे भी होगी, क्या होती जाएगी, कम होती जाती है। बात समझ पा रहे हैं। तो हमने कहा कि जैसे जैसे हम हाँ, जैसे जैसे भैया हम किधर बढ़ते जाएंगे, हाँ थोड़ा ब्लैक इंक हमको दे दीजिएगा, है रहने दीजिए। चलिए, तो देखिए हमने कहा भैया कि जैसे जैसे हम किधर बढ़ते जाएंगे, जो विषुवत रेखा है 0 अंश अक्षांश है, इससे हम 90 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे तो विविधता कम होती जाएगी। और जैसे जैसे हम उल्टा कर दीजिए इसी को, जैसे जैसे हम ये ध्रुवों से किधर आएंगे, विषुवत रेखा की तरफ आएंगे, उल्टा कर दीजिए, इधर कर देंगे तो क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। बात समझ पा रहे हैं। जैसे 90 से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो विविधता बढ़ेगी, 0 से 90 की तरफ जाएंगे तो विविधता क्या हो जाएगी भैया, घटती जाती है। इतनी बातें समझ में आई। अगला हमसे पूछता भी हॉट स्पॉट किसे कहते हैं, हॉट स्पॉट वाला क्षेत्र किसे कहेंगे। देखिए सर मार्कर में साइड डाल के थोड़ा दे दीजिए। चलिए बात करते हैं किसकी भैया, हॉट स्पॉट वाले क्षेत्र। अब वो क्षेत्र किसे बोला जाता है, हॉट स्पॉट। जैसे आप देखते हैं ना कि वो, ये देखिए सबको तो समझ में आ रहा होगा, इसे मोबाइल में होता है ना, उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है जितने क्षेत्र में वो काम करता है ना। उसी तरह से हॉट स्पॉट यहाँ भी होगा। जैसे जैव विविधता वाला विशेष केंद्र, जैव विविधता वाला जो विशेष केंद्र होता है उसी को क्या बोलते हैं भैया, हॉट स्पॉट कहा जाता है, हॉट स्पॉट। तो हमने क्या बताया, जैव विविधता वाला जो विशेष केंद्र होता है, जैव विविधता वाला विशेष केंद्र क्या कहलाता है, हॉट स्पॉट। विशेष केंद्र क्या कहलाएगा, हॉट स्पॉट कहलाएगा। बातें समझ में आ रही। अब इसमें हमसे पूछेगा भैया कि भारत में हॉट स्पॉट कहाँ कहाँ है, तो आइए उसको जानते हैं। भारत के संबंध में बात की जाए तो भारत के हॉट स्पॉट वाले क्षेत्र, भारत के हॉट स्पॉट वाले क्षेत्र।
अब देखिए इसमें क्षेत्र कौन कौन सा है, उसको फिगर के द्वारा हम समझेंगे। ठीक है, अब ये देखिए जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र, ये सब क्या होते हैं भैया, ये भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। देखिए कौन कौन सा बताया भैया हमने, ये पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, ये पश्चिमी घाट, ये, और कौन सा, पूर्वी हिमालय। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र जो होता है भैया, वो भारत का हॉट स्पॉट क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर तापमान अधिक होता है और वर्षा भी क्या होती है, अधिक होती है। बातें समझ में आ रही। अब यहाँ से अगर पूछे कि एक पर्टिकुलर, अगर आपसे पॉइंट पूछे कि कहाँ पर, अभी तो आपने दो मुख्यतः केंद्र बता दिया, अभी आपने दो मुख्यतः स्थान बता दिए, एक पश्चिमी घाट में सर्वाधिक होगा और पूर्वी हिमालय में होगा, लेकिन ये पूछे कि वह उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर भारत में हॉट स्पॉट सर्वाधिक है, तो केरल की शांत घाटी, अगर ये हमसे पूछा जाए, ये बिंदु पूछा जाए भैया कि किस स्थान पर, तो केरल की शांत घाटी में सर्वाधिक, केरल की शांत घाटी में, जिसको साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है, केरल की शांत घाटी में सर्वाधिक, शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती। पूरे भारत में अगर हमसे पूछा जाए कि पूरे भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो हम क्या बताएंगे, केरल की शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए आप लोग भी इसको फिगर आउट कर लीजिएगा, पढ़ने में आसानी हो जाएगी आपको। अगला पूछेगा भैया कि जलीय जैव विविधता सर्वाधिक भारत में कहाँ पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जलीय जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो जलीय कहाँ मिलेगी भैया, जलीय जैव विविधता सर्वाधिक दो जगहों पर। पहले स्थान पर कौन सा, लक्षद्वीप, पहले स्थान पर कौन सा भैया, लक्षद्वीप। दूसरे स्थान पर कौन सा भैया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए ऐसा इसलिए भैया क्योंकि आपको बताया गया था कि लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है, प्रवाल से, प्रवाल कीट से, इसीलिए सर्वाधिक जलीय जैव विविधता कहाँ मिलेगी, लक्षद्वीप पर। इतना नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। और इधर अगर और पूछा जाए भैया, नीलगिरी की पहाड़ियों पर भी विविधता मिलती है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर भी विविधता सर्वाधिक मिलती है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ पर, केरल की शांत घाटी में। अब अगला देखिए पूछा जाए भैया कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है भैया, 22 मई को। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला पूछा गया भैया, जैसे हमसे पूछा जाएगा कि जैव विविधता के संरक्षण की बात की जाए, जैव विविधता के संरक्षण की बात की जाए, तो जैव विविधता को दो तरीके से संरक्षित किया जाता है। एक को कहते हैं इन सीटू, एक को एक्स सीटू। एक कौन सा भैया, इन सीटू, दूसरा एक्स सीटू। इन सीटू क्या होता है, इन सीटू का मतलब होता है कि जब किसी जीव को उसी स्थान पर रखकर, जब किसी जीव को उसी के वास स्थान पर रखकर संरक्षण दिया जाए, तब उसे बोलते हैं इन सीटू। इन सीटू की हिंदी होती है स्वास्थान पद्धति। कैसी पद्धति भैया, स्वास्थान पद्धति। जब हमसे पूछे एक्स सीटू का मतलब क्या होता है, तो एक्स सीटू का मतलब होता भी है जब किसी जीव को उसके वास स्थान से निकालकर कहीं और रख दिया जाए और वहां संरक्षण दिया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्स सीटू। देखिए हमने क्या बताया, जैव विविधता का संरक्षण कितनी तरीके से होता है, दो तरीके से। पहला कौन सा है भैया, पहला है इन सीटू
इन सीटू, जिसको हिंदी क्या होती है भैया, स्वास्थान पद्धति। दूसरा कौन सा है, XC2, इसका मतलब क्या होता है भैया, बाह्य स्थान पद्धति। ना X का मतलब तो समझ ही रहे लोग। स्वास्थान पद्धति क्या हमने बताया भैया कि जब किसी जीव को उसी के वास स्थान पर रखकर, किसी जीव को उसी के वास स्थान पर रखकर संरक्षण देना क्या कहलाता है, स्वास्थान पद्धति। बाह्य स्थान पद्धति क्या भैया, किसी जीव को, उसी को उल्टा कर दीजिए, किसी जीव को उसके वास स्थान से कहीं और रखकर संरक्षण देना क्या कहलाएगा भैया, XC2 कहलाएगा। बातें समझ में आ गई दोनों। जैव विविधता का संरक्षण कितनी विधियों के द्वारा होता है, 2 विधियों के द्वारा। एक को बोलते हैं कौन सा भैया, इन सीटू, दूसरा कौन सा है, XC2। इतनी बात समझ में आई। अगला पूछा जाएगा भैया कि जैव विविधता के लिए शर्तें क्या क्या होती है, मतलब संकट कौन कौन सा है। जैव विविधता के लिए संकट क्या क्या है, तो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना बिल्कुल संकट है, जनसंख्या का बढ़ना बिल्कुल संकट है, प्राकृतिक चीज़ों का दोहन बिल्कुल संकट है। ये सारी चीज़ें किसके लिए संकट है भैया, जैव विविधता के लिए। अब जरा सोचिए, अगर आपने प्राकृतिक आवास नष्ट कर दिया, जैसे मान लीजिए वन की कटाई शुरू कर दी, तो वन तो प्राकृतिक आवास था, जो जंगली जीव थे, जंगली जानवर थे, उस जंगलों में रहने वाले जीव थे, उनके लिए आवास क्या था, वही जंगल था। आपने जंगल को काटना शुरू कर दिया, उनका दोहन शुरू कर दिया, तो जीव कहाँ चले जाएंगे, जंगल को छोड़ के इधर उधर भगेंगे, और भगेंगे तो कहीं ना कहीं नष्ट होंगे, क्योंकि उनके मुताबिक जलवायु उनको उसके अलावा कहीं और नहीं मिलेगी। बात समझ पा रहे हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि जैव विविधता के लिए संकट क्या है, तो ये 2-4 पॉइंट उसके लिए भी उसका भी जान लेते हैं। जैव विविधता के लिए संकट, जैव विविधता के लिए संकट। अब देखिए संकट कौन कौन सा, 2-4 पॉइंट यहां से जानते हैं हम। तो हमने पहला कौन सा बताया भैया, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना संकट ही तो है। दूसरा कौन सा बताया भैया हमने कि जनसंख्या का बढ़ना सबसे बड़ा संकट। का बढ़ना। तीसरा बताया भैया हमने ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ये सब किसके लिए संकट है भैया, जैव विविधता के लिए संकट है। नगरीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण होगा तो वन कटेंगे, है ना। और लास्ट कौन सा भैया, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। बात समझ पा रहे हैं, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। देखिए क्या भैया, सपोज दैट किसी वन में कोई ऐसी विदेशी प्रजाति आ जाए, मान लीजिए वहां पर ढेर सारे वृक्ष हैं जो पहले से सर्वाइव कर रहे थे, उस वन में कोई ऐसा वृक्ष आ जाए विदेशी प्रजाति का, बाहर से कोई ऐसा वृक्ष आ जाए जो सब पर हावी हो गया। हावी होने का मतलब क्या है, जो सबको सर्वाइव नहीं करने दे रहा। तो विदेशी प्रजातियों का आक्रमण भी क्या है, एक खतरा है। किसके लिए, जैव विविधता के लिए। अब ये खुद तो सर्वाइव करेगा, लेकिन हो सकता है आसपास के अन्य जीवों को सर्वाइव ना करने दे, अन्य वृक्षों को सर्वाइव ना करने दे, यही तो करेगा। तो उससे होगा क्या भैया, जैव विविधता संकट में आ जाएगी। तो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जनसंख्या का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग, नगरीकरण, औद्योगिकरण, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, ये सब क्या होता है भैया, जैव विविधता के लिए संकट माने जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं। चलिए अगली बात करते हैं भैया। अगर हमसे पूछा जाए कि शाकाहार को प्रोत्साहन देना
क्या शाकाहार को प्रोत्साहन देना जैव विविधता के लिए संकट माना जाता है? बिल्कुल नहीं। अगर हम शाकाहार को प्रोत्साहित करते हैं तो ये चीज़ किसके लिए बेनिफिशियल है? जैव विविधता के लिए। तो शाकाहार को प्रोत्साहन देना, नीचे लिख लीजिएगा नोट करके, शाकाहार को प्रोत्साहन देना जैव विविधता के लिए संकट नहीं है। जैव विविधता के लिए संकट नहीं है। किसको प्रोत्साहन देना? शाकाहार को। बात समझ में आ रही? अगला भैया जैव विविधता दशक, अगला पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा। जैव विविधता दशक कब मनाया गया? 2011 से 2020 चल रहा भैया। अभी अगर पूछा जाए कि जैव विविधता दशक कब से कब तक चल रहा, तो 2011 से 2020 तक क्या चल रहा है? जैव विविधता दशक चल रहा है हमारा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? चलिए जल्दी से नोट करिए इतनी बातें। इतनी बातें समझ में आई? अब इसमें भैया एक पॉइंट और हम लगाएंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि हॉट स्पॉट को और किस नाम से संकेत किया गया भैया उसे, तो संवेदनशील क्षेत्र। क्या बोलते हैं उसे भैया? संवेदनशील क्षेत्र। किसे बोलते हैं संवेदनशील क्षेत्र? हॉट स्पॉट को संवेदनशील क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बातें क्लियर हुई? अब देखिए भारत में भी कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं भैया? इंपॉर्टेंट मोस्ट कितने हैं? 4। भारत में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं भैया? 4। भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र कितने भैया? इसके 4 क्षेत्र हैं। देखिए कौन कौन सा है। पहला कौन सा भैया? हिमालयन क्षेत्र। पहला कौन सा है? हिमालयन क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो बर्मा क्षेत्र। तीसरा कौन सा भैया? हमने 2 क्षेत्र बताए, पहला हिमालयन क्षेत्र, दूसरा इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका। भारत के संबंध में सिर्फ हम क्या जानेंगे? पश्चिमी घाट। बातें समझ पा रहे हैं? चौथा कौन सा भैया? सुंडालैंड। चौथा कौन सा है? सुंडालैंड। तो भारत के 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र आप याद रखिएगा। कौन कौन सा भैया? हिमालयन क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट तथा सुंडालैंड। कितने क्षेत्र हो गए? 4 क्षेत्र हुए। इतनी बातें समझ में आई? तो ये बात किससे रही भैया? जैव विविधता से। एक लास्ट पॉइंट हमसे अगर पूछा जाता भैया कि संसार के हॉट स्पॉट के अंतर्गत मतलब भारत में कितना प्रतिशत, अकेले भारत कितना प्रतिशत जैव विविधता धारण करता है? तो 16.86%। भारत में अगर परसेंटेज का आधार पूछा जाए भैया तो 16.86% भारत की जैव विविधता है। भारत की जैव विविधता है। बातें समझ पा रहे हैं? तो 4 क्षेत्र आपको बताया गया हॉट स्पॉट वाले। भारत के कितना भैया? 16.86% अकेले धारण करता है। कौन? भारत। हम आशा करते हैं कि आप ये पूरी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, है ना। अब सुंडालैंड हो सकता है कुछ लोग समझ में ना आ रहा हो,
तो सुंडालैंड किसे बोलेंगे भैया हम? चलिए सुंडालैंड देखिए क्या होता है भैया, जो इधर का जो आप देखेंगे ना भैया, जो मालदीव, थाईलैंड, इस जगहों का जो क्षेत्र होता है वही किस नाम से जाना जाता है? सुंडालैंड के नाम से। जैसे भैया सुंडालैंड क्या होता है, इसमें जैसे ग्रेट निकोबार है ना, इसका विस्तार ग्रेट निकोबार तक है भैया। जैसे हमने कहा कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, और भारत में कहाँ तक है ये क्षेत्र? कौन सा क्षेत्र कहलाता है? सुंडालैंड क्षेत्र कहलाता है। और भारत में कहाँ तक है भैया इसका विस्तार? अंडमान निकोबार तक। कहाँ तक है? अंडमान निकोबार तक सुंडालैंड क्षेत्र का विस्तार है ना। वह क्षेत्र जो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, इन सब जगहों से होकर गुजरता है, वही का सुंडालैंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समझ पा रहे हैं बात को, है ना। और भारत में इसका विस्तार कहाँ तक है? अंडमान निकोबार तक है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। देखिए जैव विविधता की आपकी 2 क्लास हुई भैया। पिछली क्लास आपने अगर देखा होगा तो ये क्लास आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैव विविधता से जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने सारे पॉइंट्स को टच करने की कोशिश की। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। कहीं अगर आपको लगता है नहीं यहाँ कुछ छूटा हुआ है, यहाँ कुछ हमने छोड़ दिया, तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको ज़रूर बताते रहें, अवगत कराते रहें। हम उसे फिर से बता दिया करेंगे अगली क्लास में। बात समझ पा रहे हैं? तो जहाँ भी आपको लगता है नहीं सर ये सिलेबस में था लेकिन आपने इसको छोड़ दिया, आप निसंकोच उसको बताइए, वो कवर किया जाएगा। बस समझ गए? चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।